बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पिछले जो लेक्चर था उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। और आज के लेक्चर में हमने वेट और एग्जिट सिस्टम कॉल्स को देखना है कि ये कैसे जो है ना वो कॉल होती हैं, उसके बाद कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या आता है और आईपीसी क्या है। और आज के लेक्चर का को थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो पिछले लेक्चर को रिव्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये 3-4 चीज़ें पढ़ी थी कि स्केजुलर जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं और मीडियम टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म जो हैं वो क्या काम करते थे कि जो रेडी क्यू में जितने भी हमने कॉल जो प्रोसेस लेके आने होते थे उनको वो लेके आते थे कि जो सिस्टम अभी मेन मेमोरी में आपकी जगह नहीं है, जिसकी मेन मेमोरी से मुराद है कि आपकी रैम में स्पेस नहीं है, तो आपका जो क्यूब बना है मेन मेमोरी में आपका वो नहीं है, स्पेस नहीं है, और आपकी हार्ड डिस्क पे वो पड़ा हुआ सिस्टम। जैसे कोई अभी स्पेस बनी है तो नेक्स्ट प्रोसेस को लेके आ जाता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म कभी कभी 1 मिनट के बाद जब कोई प्रोसेस खत्म होगा, टर्मिनेट होगा, तो तब ये काम करना शुरू करेगा ताकि स्पेस आपकी बन गई है। तो इसी तरह शॉर्ट टर्म था, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म था। मीडियम के जो आपके शॉर्ट टर्म क्या थे, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो डिस्पैचर हैं, और एक आपका जो था वो कि आपका काम कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, एक प्रोसेस जो ना उसको अभी लेके आया टाइम, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम अभी उसका रहता है, तो उसको उसका जितनी स्लॉट टाइम दिया हुआ था वो ख़त्म हो गया उसका। अब अपने नेक्स्ट को लेके आना है, तो उतनी दौरान में वो जो है वो डिस्पैचर जो है ना वो नेक्स्ट प्रोसेस को ले जाता है और पिछला प्रोसेस को स्टॉप करके उसकी सारी कंडीशन जो है ना वो सेव करके रख लेता है। इसी तरह जो स्वैपर था कि अगर कुछ प्रोसेस ऐसे हैं कि जिनको मैं अभी आपको वो फ्री में पड़े हुए हैं, वेटिंग स्टेट में हैं, और आपकी मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने जो है ना वो स्वैपर क्या करता है कि आपकी उस वाले जो मेन मेमोरी से उसको उठा के आपकी हार्ड डिस्क पे लेके जाता है, ताकि बाकी जो आपका सीपीयू है वो आइडल ना बैठा रहे। इसी तरह फोक, हमने फोक कॉल देखी थी, सिस्टम कॉल और एग्जिट कॉल देखी थी कि फोक क्या करता है। जैसे फोक जो है ना किसी को आपने एक मल्टीपल काम करवाना है, तो जैसे फोक कॉल हम करते हैं तो एक और प्रोसेस जो है ना, चाइल्ड प्रोसेस, वो काम करना शुरू कर देता है और बिल्कुल सेम कॉपी उसी तरह की बना देता है। तो एग्जिट जो है वो अगर किसी सिस्टम को अगर अभी कोई टॉप प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस आ गया है, तो एग्जिट की कॉल को कॉल करके उस प्रोसेस को रोक के तो जो है ना वो नया काम शुरू करवा सकते हैं। तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू। लेक्चर में हम देखते हैं कि हमने पहली स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, वेटिंग। वेटिंग स्टेट क्या है जी? वेटिंग स्टेट आपकी हम वेटिंग कॉल हमने तब लगाते हैं तो लेट से आपका जो पेरेंट है, पेरेंट ने अपना काम आप वेट करना है अनटिल के चाइल्ड का प्रोसेस काम नहीं कर लेगा। तो चाइल्ड प्रोसेस काम कंप्लीट करेगा तो पेरेंट अपना जो है ना काम करेगा। तो जैसे ही उसने चाइल्ड क्रिएट किए, उसने अपने आप को वेटिंग स्टेट में रख लिया कि वेट करेगा, वेट की सिस्टम को कॉल लगा देगा, और जब तक वो उसको वापस रिटर्न रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो वेटिंग स्टेट में रहेगा पेरेंट जो है। तो हो सकता है अब लेट से इसी तरह से जो है वो वेटिंग स्टेट में रहेगा। अगर सारे के सारे चिल्ड्रन जो ना काम कर लेते हैं और वापस अपने जो है ना वो अपने आप को जैसे हमने पहले बोला था कि अपनी जो क्या कहेंगे उसको, जो अपनी स्टेट्स हैं वो सेव करवा के सारा काम करवा के तो वापस रिटर्न करवा देता है उसको पेरेंट को, ताकि वो अपना पेरेंट अपना काम शुरू कर ले। तो अब वेटिंग से उसने रेडी स्टेट में भी जो हमने कहा था कि ये काम होनी है, तो वो सारा काम जो है ना वो पिछले जिस तरह के हमारे प्रोसेस होते थे उस तरह से वो काम जी। तो जैसे ही जो इसमें इस स्टेटमेंट का मतलब क्या कि द कॉल इज सक्सेसफुल, द प्रोसेस आईडी ऑफ द टर्मिनेट
वेटिंग चाइल्ड इज रिटर्न, कि जैसे ही जैसे हमने बोला कि अगर चाइल्ड क्रिएट हो जाता है और अब वो अपना चाइल्ड काम ख़त्म करके तो वो अपना आईडी जो है ना वो पेरेंट को रिटर्न करवा देता है, जैसे कि जब वो अपना काम ख़त्म कर लेता है। अब ये भी एक हो सकता है, एक सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि उस उसके काम करने से पहले जो चाइल्ड प्रोसेस था, चाइल्ड प्रोसेस ने अभी अपना काम ख़त्म नहीं किया, लेकिन पेरेंट वेटिंग स्टेट में नहीं था, वो उसने अपना काम ख़त्म कर दिया और वो अपने आप को टर्मिनेट कर दिए। तो जब वो अपने आप को टर्मिनेट कर देगा तो हमने जैसे पहले बोला है कि अगर जब चाइल्ड प्रोसेस जो भी अपना काम ख़त्म करके तो वो अपनी आईडी जो है वो वापस अपनी सारी की सारी स्टेट्स जो है वो पेरेंट को बताएगा। अब जैसे हमने पहले बोला कि पेरेंट तो अपना काम ख़त्म करके, वो वेटिंग स्टेट में नहीं था, अपना काम ख़त्म करके उसने अपने आप को टर्मिनेट कर दिया। तो फिर जो चाइल्ड प्रोसेस है वो किसको देगा, किसको रिपोर्ट करेगा कि जी मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया। अदरवाइज़ वो अपना काम ख़त्म करके तो वो आपकी मेमोरी में पड़ा रहेगा, तो वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो फिर आप जो यूनिक सिस्टम है इसमें क्या करते हैं, और इस स्टेट को जब आपका पेरेंट जो है वो डिलीट यानी कि टर्मिनेट कर दे और पेरेंट जो चाइल्ड जो है उसने अपने किसको देनी है, तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बी स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो इस केस में जो इनिट प्रोसेस है, जो फिर वो चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट उसका बन जाएगा उस चाइल्ड का जिसका पेरेंट जो है ना वो टर्मिनेट हो चुका है। तो इनिट प्रोसेस जो है वो उसका बन जाएगा पेरेंट। तो वो सारी सारी चीज़ें उसकी स्टेट्स वगैरह सारी काम कर कर उसको फिर टर्मिनेट करवाएगा। तो ये हमने ये जो ज़ॉम्बी स्टेट है ये स्टेट वो वाली से जब आपका पेरेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाए और आपका चाइल्ड जो है ना वो अपना काम यानी कि अपना वो प्रोसेस उस स्पेस में पड़ा हुआ है, आपका वो कोई काम तो कोई कर नहीं रहा क्योंकि उसकी सारी स्टेट्स है। तो इस यूनिक सिस्टम में आपका ये वो जो इनिट प्रोसेस जो हमने पिछले भी डिस्कस किया था वो फिर पेरेंट बन जाता है और वो फिर सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। ये ज़ॉम्बी स्टेट हर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब में होगा, लेकिन ये यूनिक्स में इस तरह एफिशिएंटली काम करता है कि जो होगा पेरेंट वो वाला बन जाता है। तो इसी तरह से ये हमारा ये हम फिर वही वाला फोक का कोड था जो कि हमने पहले ही देखा था। और ये देखें जी, ये हमने फोक का कोड है कि लेट से कि अगर चाइल्ड क्रिएट कर लिया तो चाइल्ड में वो क्रिएट हो गया और फिर वो पेरेंट क्या करेगा, वेट करेगा अनटिल के आपका, ये उसका कोड था कि आपको वेटिंग स्टेट में कैसे लेके जाना है। तो अनटिल वेट करेगा जब तक कि वो आपका चाइल्ड जो है ना वो काम नहीं कर लेता। तो ये उसका थोड़ा सा सिमेंटिक है कि पहले जैसे ही क्रिएट फॉग की कॉल क्रिएट होगी तो फॉग की कॉल अगर क्रिएट होती है तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये पेरेंट प्रोसेस था। जैसे फॉग की क्रिएट की तो इसी सच सेम कॉपीज की उसने चाइल्ड की भी बना दी। ठीक है जी। अब एग्जिक एग्जिक क्या है, एग्जिक क्या करता है कि जैसे ही हमने बोला था कि सेम कॉपी बनाता है, जैसे फॉग की कॉल क्रिएट होती है तो वो सेम कॉपी बना देता है चाइल्ड का। अब चाइल्ड को हमने वही काम नहीं करवाना जो कि पेरेंट वाला काम ही कर रहा था, तो वो वाला कोड नहीं चलवाना। तो उसमें आपने हमने एक और कॉल सिस्टम कॉल जनरेट कर लेनी है ताकि वो जो काम था उसका वो रिप्लेस कर दे उस प्रोसेस से जो कि हम उस चाइल्ड से करवाना चाह रहे हैं। तो फिर एग्जिट की सिस्टम कॉल को सॉरी तो हम एग्जिट की सिस्टम कॉल को यूज़ करेंगे और इस तरह से वो उसकी सारी की सारी जो रिप्लेसमेंट है उसको कर देता है। तो जैसे इसकी स्टेटमेंट से पढ़ेंगे, टिपिकली एग्जिट सिस्टम कॉल इज यूज्ड आफ्टर अ फोक सिस्टम कॉल बाय वन ऑफ द टू प्रोसेस टू रिप्लेस द प्रोसेस मेमोरी स्पेस विद अ न्यू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कि वो जो सिस्टम चाइल्ड प्रोसेस को हमने करवानी थी उसके रिप्लेसमेंट हमने करवा ली है नए एग्जीक्यूटेबल सिस्टम से, नए प्रोग्राम से, उसकी सारी की सारी चीज़ें हमने रिप्लेस करवा दी हैं। तो एग्जिट कॉल जो है वो नए प्रोग्राम को हम स्टार्ट करवाने के लिए करते हैं। और द न्यू प्रोसेस इमेज इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये पहले मैंने बात बता चुका हूँ कि जो है नया आपका होगा वो एग्जीक्यूटेबल फाइल वो नए प्रोसेस इसी तरह exit there can be no return from a successful exit because the calling process image is overlaid by the new process image। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक दफ़ा आपने एग्जिट चला दिया तो आप उसे रिटर्न वापस नहीं जा सकते कि जी मैंने वही वाला पहले वाला प्रोसेस जो है ना वो उसको रिटर्न वो चलवाना है। तो ऐसा नहीं हो सकता। जब आपका एक दफ़ा चल गया है वो वाला प्रोसेस
तो उसने फिर जब सारी रिजल्ट दे के तो फिर आपको वो कहेगा कि जी मैंने काम कर दिया है, चाइल्ड जो है अब वो वापस देगा आपको, वापस अपनी स्टेट्स देगा, ना कि पहले प्रोसेस की हम वापस ला सकते। ये थोड़ा सा उसका सिनॉप्सिस से मुराद ये है कि कैसे कोड होगा, इसको आप रहने दें कि ये कैसे, ये फॉग का कोड ये हमने पहले भी देखा था कि अगर -1 है, जैसे ही हमने फॉग को क्रिएट करते हैं तो अगर ये -1 होता है तो इसका मतलब है प्रोसेस आईडी -1 का मतलब है कि फोर्क ने कुछ काम भी ड्यू टू सम रीजन फोर्क ने कोई भी प्रोसेस जो है चाइल्ड प्रोसेस आपका नहीं बनाया। तो जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस बनता है, जैसे ये कि अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है तो फिर क्या करेगा ये कि इफ ये करे और ये अपना जो है ना वो काम हमने चाइल्ड प्रोसेस बनाया, चाइल्ड प्रोसेस में ये वाला जो काम है, ये वाला जो काम इस वाले कोड का ये पोर्शन जो है एग्जिक का पोर्शन है कि इसमें हमने एग्जिक कॉल को नया वाला एक जो है ना वो काम प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया जिसका नाम एक एलएस है, जो हमने स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं कि जैसे चाइल्ड क्रिएट हुआ तो हमने ये कोड के थ्रू इसको मैनेज कर रहे हैं। और अगर वो पेरेंट है तो पेरेंट क्या करे, वेट करेगा अनटिल, वेट कब तक करेगा, जब तक कि चाइल्ड प्रोसेस से उसको रिजल्ट नहीं मिल जाता और वो अपना काम शुरू कर देगा। तो ये इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये उसी का जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कोड को, कि हमारा कोड कैसे चलता है, हमारा ये जो एग्जिक सिस्टम कॉल है ये कैसे चलती है। तो अब पेरेंट था, पेरेंट ये है पी है और इसका इसने चाइल्ड बनाया। अब चाइल्ड ने तो अपना काम करना था लेकिन हमने एग्जिक की सिस्टम कॉल कर दी। अगर ये एग्जिक ना कॉल था तो चाइल्ड ने अपना काम करना था। एग्जिक सिस्टम कॉल है हमने एलएस जो था वो एक प्रोग्राम था जिसको हमने कॉल किया। तो इसने इस चाइल्ड को प्रोसेस को इस चाइल्ड प्रोसेस में इसने ये जो चाइल्ड प्रोसेस था इसको इस एलएस के साथ रिप्लेस कर दिया इस प्रोसेस को। और अब काम क्या करेगा, अब जो अदरवाइज अगर ये वाला एग्जिट सिस्टम कॉल हम ना यूज करते तो फिर तो चाइल्ड ने वही वाला काम करना था जो पेरेंट का अपना काम करवा रहा था, तो उसकी क्योंकि सेम कॉपी बनती थी। तो इस केस में वो ये वाला काम जो एलएस वाला है वो काम कर रहा है और उसके बाद फिर आपका ये वही वाला कि इस थर्ड स्टेप पे वो ही काम देगा आपको जो कि जैसे जो एलएस ने आपको देना था, यानी कि इस एल ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोग्राम था, इसने जो भी रिजल्ट देना है वो आपका चाइल्ड प्रोसेस रिजल्ट दे रहा होगा। तो ये इसका थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हमने शो करवाया कि किस तरह से जो है ना वो एग्जिट सिस्टम कॉल जो है वो काम करती है। अब कोऑपरेटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो है इसका मतलब ये है कि आपके दो प्रोसेस जो हैं वो एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं, कि वो अपनी मेमोरी भी शेयर कर रहा है, दूसरा भी अपनी मेमोरी शेयर कर रहा है। तो डिफरेंट इस तरह से कोऑपरेट करते हैं कि आपके रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूज़ हो सकें। तो इस कोऑपरेटिंग प्रोसेस का मतलब है इंडिपेंडेंट प्रोसेस कैन नॉट इफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस। कि जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है वो मैं काम करता हूँ, जैसे मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ तो मेरा काम जो है वो मैं ही कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि कोई और मुझे मैं उसकी भी मेमोरी यूज़ करनी है। उसका मतलब क्योंकि हमने पहले बात की थी कि हर प्रोसेस जो है वो उसकी अपनी मेमोरी लोकेशन होगी, अपनी उसकी वो लिमिट जो हमने डिस्कस की थी वो अपनी मेमोरी स्पेस में रह के काम करता है, तो वो तो होगा इंडिपेंडेंट। अब कोऑपरेटिंग का मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक ही मेमोरी स्पेस को यूज़ करते हुए दो प्रोसेस जो है वो काम कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिंग इन सम केसेस में आपको फ़ायदा भी हो जाता है कि आपको उसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आगे हम जाके देखते हैं। तो अब आपको आई होप कि दो इनमें समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंट प्रोसेस और व्हाट इज़ कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस के एडवांटेज जो हैं ये तीन चार तरह के एडवांटेज हैं कि आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाती है कि लेट से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको ए प्रोसेस, दो प्रोसेस चल रहे हैं ए और बी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ए प्रोसेस की चाहिए तो फिर आप अगर कोऑपरेटिंग होगी, एक ही स्पेस होगी तो उसमें आपको जल्दी से उसी आपको जो स्पेस इंफॉर्मेशन है वो वहीं पे रह के मिल जाएगी। कंप्यूटिंग स्पीड अप इसी वजह से, जो कंप्यूटेशन स्पीड अप इसी वजह से होगी। अदरवाइज अगर वो इंडिपेंडेंट होता तो आपको थोड़ा सा स्विचिंग करवानी पड़ती कि इस सॉरी इसको छोड़ के आपको दूसरी साइड पे जाना पड़ता है और स्विचिंग होती है और फिर आपको ये प्रोसेस से रिजल्ट लेके फिर आपको रिजल्ट देने पड़ते हैं। तो अगर आपका कोऑपरेटिंग प्रोसेस है तो उसी स्पेस में क्योंकि सारी चीज़ें चल रही हैं तो आपको इसका फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह मॉड्यूलरिटी के आप जो है ना वो उसको हैंग अप कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट इसी वजह से है कि आपको मूवमेंट इधर उधर से आपका जो टाइम है वो बच जाता है और कोऑपरेटिंग प्रोसेस का फ़ायदा ये है।
अब पर एक ये अब जब आप ये कर रहे हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस, तो आपका एक और जो प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम। अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंज्यूम कंज्यूम का मतलब है कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर का मतलब है कि आप प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर लेट से अगर आप प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं, तो फिर भी आपका इशू है। अगर आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, तो फिर भी एक इशू होगा। तो इस इशू को कैसे सॉल्व करना है कि आप इस अगर मैं इसको, ये तो मैंने आपको वैसे रियल टाइम एग्जांपल बताई। अगर मैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, तो उसका मतलब ये है कि आपके जो मेमोरी है, जो आपकी शेयर्ड मेमोरी है, उसको हमने उसके अंदर जो प्रोसेस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपका सीपीयू है वो सॉल्व कम प्रोसेस को कर रहा है। तो जब ज़्यादा आ रहे होंगे, पीछे जो क्यू लगता जाएगा, और आपके क्योंकि स्पेस आपके पास थोड़ी है, तो फिर आपके पास एक वो हैंग अप होती जाएगी, एक मेस क्रिएट होता जाएगा कि पीछे एक लंबी क्यू लगी हुई है, और आपका जो सीपीयू है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस को निकाल रहा है। और अगर आपका सीपीयू ज़्यादा से जल्दी काम करना शुरू कर दे, और वो आपका कंज्यूम में यानी कि आपके प्रोसेस को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दे, तो आपको पीछे जो बैकलॉग है, जो क्यू में, जो रेडी क्यू में आपके प्रोसेस आ रहे हैं, वो स्लो हो रहे हैं, तो वो आपका सीपीयू है वो आइडल रहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो वेज हैं, अनबाउंडेड बफर और बाउंडेड बफर। अनबाउंडेड बफर का मतलब ये है कि अनबाउंडेड बफर प्लेस नो प्रैक्टिकल लिमिट ऑन द साइज ऑफ द बफर, कि वो जो बफर था जिसमें अब शेड मेमोरी, जो हमारा जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस था, उसको हमने लेके चलाए थे, तो वो उसमें हम बफर का साइज जो हम अनलिमिटेड कर देते हैं, कोई उसकी लिमिट नहीं रखते कि जितने मर्जी प्रोसेस आते जाएं, कोई मसला नहीं है, आते जाएं आते जाएं आते जाएं, पीछे जितनी मर्जी स्पीड से आते जाएंगे। लेकिन उसमें भी इशू ये है कि आपका जो आपका अगर सीपीयू है, उसको वो आहिस्ता आहिस्ता से कंज्यूम कर रहा है, प्रोसेस को सॉल्व आहिस्ता आहिस्ता से कर रहा है, तो फिर भी एक इशू बनेगा। अगर आप बाउंडेड बफर करते हैं, तो बाउंडेड बफर करके आप उसका साइज लिमिटाइज कर देते हैं, कि लेट से आप कहते हैं ये 10 KB का साइज होगा। तो बाउंडेड बफर में मतलब ये है कि फिर आपका जब तक कंज्यूम प्रोसेस उसको हल नहीं होगा, तो पीछे क्यू जो है ना वो लंबा लगता है। तो ये दो इश्यूज हम डिफरेंट वे से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये वही वाली बात कि ये साइड पे कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो ये इसके अंदर जो है ना वो रखता जा रहा है फुल पूल के अंदर, यानी कि पूल के अंदर ये कहा, तो इधर से निकलेगा तो इधर को चला जाएगा कंज्यूमर, इधर से एक प्रोसेस लेगा और वो उसको सॉल्व आउट करेगा, और फिर ये एम्प्टी पूल में इसको चलता जाएगा। तो इसे एम्प्टी पूल में से रखता जाएगा, ये इधर से सॉल्व होता जाएगा, और इस तरह से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है वो दोनों मसला हल कर लेंगे। तो ये एक है जिससे हमने कहा था कि हमने जो बफर को कंट्रोल साइज कर लिया है, कि जो है ना वो हमने एक ये कोड है उसका, कि इसको कैसे इसका मतलब क्या है कि हमने एक बफर साइज बना लिया, उसके अंदर जो भी हमने काम करवाना है वो इसके अंदर करवा लिया, और बफर साइज और इन और आउट को हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है जी। अब क्या करेगा कि ये जो इन और आउट का जीरो है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। इन का मतलब है कि जैसे जैसे प्रोसेस आते जाएंगे एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो आउटर जो है उसका भी उसने भी एक एक इंक्रीमेंट करते जाना है, और स्टार्ट पे वो आउटर जीरो होगा, जैसे जैसे वो निकलता जाएगा वो चलता जाएगा, एक एक इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज, जब दोनों का साइज इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब है बफर जो है वो एम्प्टी है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। तो ये एक सोल्यूशन था बफर, आप जो है ना बाउंडेड बफर के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। ये तो थोड़ा, उसके बाद है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जब आपकी ये सारे इश्यूज आपके उसमें आ रहे हैं, जब आपका करवा रहे हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस, कि एक प्रोसेस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो उसका मतलब है कि एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस से बात करनी है, तो वो कैसे करें। ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी हो सकते हैं और कोऑपरेटिंग प्रोसेस भी हो सकते हैं, कि एक उसके लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए।
तो उसके लिए मैकेनिज्म जो जो है ना वो हमने बनाना है कि दो प्रोसेस के दरमियान में हमने कम्युनिकेशन करनी, तो व्हाट इज़ द वेज हाउ वी कैन कम्युनिकेट फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, दोनों ने कम्युनिकेशन कैसे करनी है। क्या वो ऐसे ही ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें आपस में, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं क्लास में, तो अगर सारे आपस में बात करना इकट्ठे शुरू कर देंगे तो किसी को कोई समझ नहीं आएगी। तो वही हिसाब आपका CPU के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अंदर भी है कि अगर आपने दो प्रोसेस को काम बात करवानी है तो आप व्हाट इज़ द वेज हाउ यू कैन कम्युनिकेट बिटवीन टू प्रोसेसेस। तो इसको मैनेज करना है, तो ये सारी चीज़ें ये अभी मैंने बताई हैं कि जो हमने पहले बातें की, मैसेज सिस्टम प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट रिसॉर्टिंग टू शेयर्ड वेरिएबल्स। और इसके बाद ये कि सेंडर और रिसीवर होगा, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि सेंडर का कोई भी मैसेज का साइज़ होगा या वेरिएबल होगा, उनको मैसेज सेंडर जो है वो एक फिक्स साइज का भी हो सकता है, वेरिएबल का साइज मैसेज मेरा एक छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट वेज हैं। हम क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं जब आप वेरिएबल लेंथ का मैसेज सेंड करेंगे तो रिसीवर भी वेरिएबल लेंथ का मैसेज रिसीव करेगा। तो ये सारे आपको पहले से ही आपने डिफाइन करने हैं कि क्या हमने मैसेज वेरिएबल लेंथ की रखनी है या आपने फिक्स लेंथ की रखनी है। तो लेट से ये जब हम बात करेंगे कि एक पी प्रोसेस है, क्यू प्रोसेस है, तो पी प्रोसेस और क्यू प्रोसेस आपस में बात करनी है तो उनके दरमियान में लिंक बिट होना चाहिए। जब तक लिंक नहीं होगा, लेट से मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं तो मेरी आवाज़ आप तक तभी पहुंचेगी जब तक बिटवीन हम दोनों के दरमियान जो है ना वो कोई लिंक नहीं होगा। अभी जैसे एयर है तो हमारे दरमियान में जो लिंक है वो एयर है, अगर वो लिंक ना होता तो मेरी आवाज़ आप तक ना पहुंचती। तो सेम प्रोसेस जो है ना वो उसी तरह से आपका इसके अंदर भी, आपके इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर भी आपके पास देयर शुड बी अ लिंक टू कम्युनिकेट अ मैसेज। और ये जो एक्सचेंज मैसेज है वो सेंडर और रिसीवर लाजमी होंगे, ठीक है। और इसके लिए जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो आपके पास फिजिकल चीज़ें भी होनी चाहिए। फिजिकल चीज़ का मतलब है कि आपके पास हार्डवेयर बसेस होंगी तो ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं डेफिनेटली, और आपके पास मेमोरी शेयर्ड होगी। तो ये फिजिकल चीज़ें, और इसी तरह जो आपकी लॉजिकल हैं वो हैं जिनके थ्रू आप करेंगे। लॉजिकल का मतलब है कि आपने किसको क्या काम देना है, कब देना है, कैसे देना है। अब जब आप ये सारे काम करेंगे तो डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन आएंगे कि हमने लिंक को इस्टेब्लिश कैसे करना है, क्या हम मोर देन वन प्रोसेस जो है ना वो एक लिंक पे जा सकते हैं कि नहीं, और इसी तरह हाउ मेनी लिंक्स कैन देयर बी बिटवीन एवरी पेयर। जब दो लोग बात कर रहे होंगे तो उनके दरम्यान में कितने लिंक होंगे। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चंस हैं जिनको हमें देखना होता है जब भी हम इन आईपीसी की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ना इनको हमें जेहन में रखना पड़ता है, कैसे बात करवानी है। इसी तरह से आपकी जो है ना बस मैसेज का साइज़ कितना होगा, लिंक की कैपेसिटी क्या होगी कि आप उस पर जो है ना वो सेंड कर सकते हैं, और क्या जो लिंक है वो यूनी डायरेक्शन की, क्या एक ही बात एक ही साइड मेरी साइड से जब बात आ सकती है कि या अगर रिसीवर की साइड से भी मैं बात सुन सकता हूँ। तो अगर रिसीवर की साइड पे बात सुन सकता हूँ तो मैं भी बात कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है वो बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। तो ये 8 6 7 8 क्वेश्चन हैं जो कि आपको जहन में रखने होते हैं कि आपने जब भी कोई आईपीसी कम्युनिकेशन करवानी है। तो आपके पास ये दो तरह की कम्युनिकेशन होती है जी इसके अंदर, आईपीसी के अंदर। एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन और एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप ने एक आपका सेंडर है, एक आपका रिसीवर है, उन दोनों ने आपस में बात करनी है और वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर रहे होंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट से हम लोग जैसे इसकी एग्जांपल कि मैंने आपसे बात करनी है, तो जब तक मुझे आपका एड्रेस नहीं पता है तो मैं आप चलें इसको एक और एग्जांपल के तौर पर, मैंने आपको फ़ोन आपसे बात करनी है तो मुझे आपका फ़ोन नंबर पता है, मैंने आपका फ़ोन नंबर मिलाया और आपको कॉल करनी शुरू कर दी। तो मैंने आपको मैसेज दे दिया जी, और मुझे पता है कि मैंने इस बंदे को ही मैसेज करनी है, इस बंदे को ही कॉल करनी है। तो ये है डायरेक्ट कम्युनिकेशन कि मुझे पी का भी पता है और जिसको मैंने कॉल करनी है, सेंडर को रिसीवर का पता है, रिसीवर को सेंडर का पता है, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है। ओके।
तो जब मैंने मैसेज सेंड करना है तो मैंने बताना है कि जी इस बंदे को मैसेज, इसका ये वाला बंदा है, इसका नाम ये है और ये इसका फ़ोन नंबर है, इसको मैं कॉल करूंगा और उसको जो भी मैं मैसेज, जो भी मेरी लेंथ मैंने डिसाइड की होगी वो मैंने सेंड कर दूंगा। तो ये है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा जी, मैंने वही लिखी हुई है इसमें। प्रोसेस मस्ट नेम ईच अदर एक्सप्लिसिटली, एक सेंडर पी है, सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस पी, और इसी तरह रिसीवर जो है ना वो मैसेज रिसीव करेगा फ्रॉम मैसेज। ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें लिंक्स लिंक्स डेफिनेटली, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल बताई कि मैंने फ़ोन पे बात करनी है तो लिंक जो है ना वो ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब मैंने, मुझे पता होगा कि ये एक फ़ोन नंबर है, इस पे मैंने बात करनी है, ये मैसेज सेंड करना है, तो वो जो है ना वो हो जाएगा। और लिंक इज विद एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो लिंक बनेगा मेरे और, जब मैं फ़ोन करता हूँ तो मेरे और जिस बंदे को मैं कॉल कर रहा हूँ उसके दरमियान में एक लिंक बन जाएगा, और वो हमारे दोनों के दरमियान में होगा, कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा। और बिटवीन में देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन लिंक, एक ही हमारे दरमियान में लिंक बना हुआ है, दो लिंक नहीं है। और लिंक में भी यूनी डायरेक्शनल हो, यूजुअली जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होती है। ये नहीं हो सकता मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कॉल करते हैं, तो ये तो नहीं होता ना कि जब आप बात कर रहे हो तो आप अगले की बात ना सुन रहे हो। हाँ, जिस तरह की वो जब आपकी कॉलिंग आ रही होती है, कुछ मोबाइल फ़ोन कंपनी की कोई आपको डायरेक्शन आ रही होती है, ठीक है जी, तो उधर से कॉल है तो वो वाली कॉल जो होती है वो आपकी यूनी डायरेक्शनल होती है, क्योंकि आप तो उसको रिप्लाई बैक नहीं करते, सिंपल वो कट कर देते हैं और वो आपकी आवाज़ वापस नहीं जा रही होती। तो वो वाला जो हो रही होती है वो आपकी यूनी डायरेक्शनल बात हो रही होती है। इसी तरह से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब है, इनडायरेक्ट में भी आपका होता तो उसी तरह से काम होता है, लेकिन इसमें इशू इसकी एक एग्जांपल के, जैसे हम लेटर पोस्ट करते हैं, तो मुझे पता है कि मैंने इस बंदे को सेंड करना है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट सेंड नहीं कर रहा। मैं अपनी पहले अपना जो लेटर है जो मैं वो पोस्ट ऑफिस में रखाता हूँ जी, जी इस बंदे को पहुंचा दें, और पोस्ट ऑफिस वाले जो है ना वो आगे उस बंदे के पास जाते हैं। तो बिटवीन जो दोनों हम सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो ब्रिज का काम कर रहा है, दैट इज़ द पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस आप डायरेक्टली नहीं चीज़ें भेजते, उधर से भी आएंगी तो वो आपका पोस्ट ऑफिस में आएंगी, और पोस्ट ऑफिस वाले से मैं जाके ले आऊँगा या पोस्ट ऑफिस वाले मुझे दे जाएंगे। लेकिन काम जो ब्रिजिंग का काम कर रहा है वो कर रहा है पोस्ट ऑफिस। तो वो इस तरह से काम उसी तरह से हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे से हो रहा है। तो इस तरह इसमें आपका फ़ायदा ये होता है कि आपको मल्टीपल लिंक्स आपके मिल जाते हैं। एक लिंक पे, पहले वाले केस में जो था डायरेक्ट लिंक पे लिंक एक ही होता था, इसमें मल्टीपल लिंक हो सकते हैं कि मैं जो सेंड कर रहा हूँ तो वो किसी और लिंक से सेंड कर रहा हूँ, जब रिसीवर जो है ना वो रिसीव कर रहा है तो वो किसी और लिंक से रिसीव कर रहा है। तो ये इस तरह से, लेकिन आपकी आईडी जो है ना वो एक आईडी, मेल बॉक्स की एक आईडी डेफिनेटली, जो पोस्ट ऑफिस है जिसकी मैंने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो वो उसकी एक आईडी होगी जहाँ पे आप चीज़ें सेंड करेंगे, और रिसीवर को पता होगा जी मैंने वो वहाँ पे जाएगा, वो अपने अपने नाम की चिट निकालेगा जी, देखेगा जी मेरा नाम कहाँ पे है, वो अपना वो ले इस तरह से ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आपके पास आती है। ये सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे वही वाली इसी तरह से जो है ना वो बताई हुई हैं। ये सारी मैंने बात बता दी है कि आपने प्रिमिटिव्स आर डिफाइंड एज सेंडर और रिसीवर, ये सारी चीज़ें कि जब भी आप कहेंगे तो ये पैरामीटर्स आप बताएंगे कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, तो मेल बॉक्स में आप सेंड करेंगे। ठीक है जी। ये सारी बता दी हैं मैंने। अब मैसेज पासिंग में भी आइदर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग, और ब्लॉकिंग इज कंसिडर सिंक्रोनाइज और नॉन ब्लॉकिंग इज कंसिडर एसिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि जब तक जी, तो सिंक्रोनाइजेशन आपकी लाजमी करार है। जैसे हमने वो वाला प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वाला इशू था, यहाँ पे भी यही वाला कि जो आपका जो मेल बॉक्स है वो फुल ना हो जाए, तो वो सिंक्रोनाइजेशन आपकी होगी। ठीक है जी, कि ब्लॉकिंग आपने उस टाइम तक आपने नहीं लेनी, आपने जब तक कि अगली आपकी स्पेस उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो है स्पेस, और आपकी चीज़ें आती जा रही हैं और उधर एक साइड से निकलती जा रही हैं, तो ये सर्कुलर क्यू की तरह बनती जाती है।
फीफो जिसको हम फीफो भी कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि आपकी चीज़ें आती जा रही हैं और निकलती जा रही हैं, तो इस तरह से आपकी सिंक्रोनाइजेशन हुई हुई है। तो नॉन ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि आप उनकी ए सिंक्रोनियस है, आपकी वो नहीं है कि सिंक्रोनाइज नहीं है कि एक बल्क में आपकी चीज़ें आती जा रही हैं और उधर से निकलती भी नहीं जा रही हैं। वो आपको फिर अगर ए सिंक्रोनाइज होगी तो आपकी जो है वो क्या कहेंगे उसको, ब्लॉक हो जाएंगी चीज़ें जो है ना, वो काम सही तरह से नहीं होगा, पीछे जो वो क्यों लंबा लग जाएगा अगर आपकी चीज़ें जो है ना वो आउट नहीं हो रही। तो सेंडर एंड रिसीवर प्रिमिटिव भी आइदर ब्लॉकिंग और या ये सेंडर और रिसीवर जो दोनों तरह से हो सकती हैं, ब्लॉकिंग भी हो सकती है, नॉन ब्लॉकिंग हो सकती है। तो बफरिंग जो है ना वो हमने ये भी कहा कि ये 3 तरह की बफरिंग आपकी होगी। बफर का मतलब वही वाला कि जो हमने शेयर्ड मेमोरी की बात की थी कि बफर आप कितना साइज रखेंगे। तो ज़ीरो कैपेसिटी का मतलब है कि जैसे ही एक आया और उसी तरह से निकल गया, एक मैसेज आता जा रहा है निकलता जा रहा है, जिनका आता जा रहा है निकलता जा रहा है, तो ये है ज़ीरो कैपेसिटी। बाउंडेड कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपने उसमें एन नंबर ऑफ मैसेजेस रख दिए हुए हैं और एन मैसेजेस सेंडर मस्ट वेट इफ लिंक इज फुल। वही वाली बात कि अगर आपके पास एन मैसेज हैं और एक तरफ से आप वो भर गया, तो उस वक्त तक सेंडर को वेट करना पड़ेगा जब तक कि उसमें से एक निकल नहीं जाता। जब वो निकल जाएगा तो फिर आपके पास एक स्पेस बन जाएगी और सेंडर फिर उस बफर में चीज़ें स्टोर करना शुरू कर देगा। और अनबॉर्डर्ड का मतलब है कि ये है कि जितने मर्जी सेंड करते जाओ, उसमें ये नहीं है कि कोई लिमिट है, सेंडर ने सेंड करते जाना है, अब रिसीवर जो है ना वो एक एक करके लेता जा रहा है उसमें से। तो ये दोनों तरह से, ये 3 तरह की आपकी बफरिंग की होती हैं। कि ज़ीरो कैपेसिटी का भी हो सकता है, उसमें तो एक वक्त में एक ही आएगा, एक आया निकल गया, एक आया निकल गया। अगर एक वो नहीं निकलता तो सेंडर को आपको वेट करना पड़ेगा। बाउंडेड कैपेसिटी में आपको ये नहीं करना। तो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें देखी हैं कि हमने देखा कि वेट की कॉल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एग्जिट की कॉल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने कोऑपरेटिव प्रोसेस देखे कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होते हैं और उनका फ़ायदा एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर का इशू क्या है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या कुछ हो सकता है। उसके बाद फिर हमने जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन देखी, उसमें भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में भी मोस्ट ऑफ द इश्यूज वही थे जो हमने पीछे डिस्कस किए थे कि कैसे जो है ना वो बफर को, साइज को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। जब कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या कुछ हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। उसके बाद फिर हमने ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग की बात की और उसके बाद फिर हमने बफरिंग के डिफरेंट बफरिंग के मेथड देखे कि किस तरह से आप बफरिंग कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मैसेज कर सकते हैं। आप लोग यूट्यूब चैनल पे उस पे नीचे से क्वेश्चन ऑन कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं है। तो आई होप कि आप चीज़ को समझ आ रही है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्यूरीज। इंशाल्लाह वी विल मेट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।